कि नड्डा से केशव प्रसाद की मौर्य की जो मीटिंग हुई और उसके बाद अब एक दूसरी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है पीएम मोदी और अमित शाह की जो मुलाकात हुई है वो। तो पीएम मोदी के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद थे, ऐसा कहा जा रहा है। और माफ करिएगा, इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जाकर पीएम को से आज मुलाकात की थी और कहा जा रहा है कि 1 घंटे तक बातचीत हुई और उन्होंने कुछ रिपोर्ट वगैरह सौंपी है। और उसके बाद अमित शाह की जो मुलाकात हुई है मोदी से, इसको लेकर के कई तरह की कयासबाजी चल रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसको कि आप देख रहे हैं कि यूपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और जिस तरह की बैठकों का दौर चल रहा है एक के बाद एक, उससे ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कुछ तो चल रहा है। लेकिन क्या चल रहा है ये जानने के लिए जरा हम चलते हैं, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविकांत दिल्ली से और विनोद मिश्रा हैं लखनऊ से। रविकांत, दिल्ली में बैठक हुई है, इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष मिले पीएम से और अब अमित शाह मिले, तो क्या चल क्या रहा है वहां? देखिए रंजीत जी, यूपी को लेकर हार की समीक्षा की गई और उसके बाद अब पूरे संगठन और सरकार का एक ही मकसद है कि बाइपोल में किसी भी कीमत पर बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को हासिल करना चाहती है जीत के माध्यम से। सरकार और संगठन के बीच में मतभेद है, ये साफ हो गया, ये खुलकर सामने आ गया। लेकिन आला कमान ने यह भी साफ कर दिया कि बाबा का जो नेतृत्व है वो बना 2027 जो है वो बीजेपी का टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल रविकांत, फिर हम आएंगे आपके पास, लेकिन जरा एक बार विनोद के पास चलते हैं। विनोद, आज जिस तरीके से योगी ने एक 30 मंत्रियों की टीम बना दी उपचुनाव को लेकर के, और उसमें न तो संगठन का कोई आदमी शामिल था और न ही दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद थे। एक तरीके से योगी की तरफ से मैसेज क्लियर है कि वहां किसके हाथ में कमान है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, लिहाजा कमान उनके हाथों में ही है। और जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव के बाद जो सवाल उठे सरकार को लेकर, जिस तरह से कुछ नेताओं ने सवाल उठाए हैं, योगी उसका जवाब देना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें तय किया कि पूरा जो इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन, वो सरकार लड़ेगी। और इसीलिए जो 30 लोगों की, 30 मंत्रियों की जो स्पेशल टीम बनाई गई है उसमें योगी सरकार के मंत्री हैं। इस बैठक में सरकार संगठन का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी पहले भी इस उपचुनाव की नहीं दी गई थी और इस लिहाज से जो टीम बनाई गई है उसमें भी उनके नाम नहीं है, लिहाजा उनको आज मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। ये जो 30 मंत्री हैं इनको एक एक विधानसभा दी गई है। एक विधानसभा में 3 मंत्री जो होंगे उनका एक ग्रुप होगा जो पूरा काम करेगा और इनकी ड्यूटी है कि ये कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर चुनाव जिताने तक काम करेंगे। आपको याद होगा कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से दोनों डिप्टी सीएम का बाहर रहना या रखना, अब वो अपनी मर्जी से नहीं आए, उन्हें बुलाया नहीं गया, ये सब अपनी बात जगह, ये सब कयासबाजी अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इससे बाहर रहना एक तरह का संकेत तो है ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख करते हैं अपने 4 मेहमानों का जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला सिंह हैं बीजेपी की प्रवक्ता, प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिला सिंह, सबसे पहले सवाल आपसे कि ये संगठन वर्सेस सरकार, ये कहां से आ गया भाई? बीजेपी की जिस तरह की कार्यशैली रही है और जो परिपाटी रही है पार्टी की, उसमें संगठन और सरकार दोनों अलग अलग और एक दूसरे के खिलाफ, ये नया नैरेटिव कहां से पार्टी में आ गया? मेरी सबको राम राम। और असत्य को पता नहीं है जीत का मंत्र, इसलिए दिन भर करता रहता है षड्यंत्र। विपक्ष जो है शायद उनको इस प्रकार की कोई उनकी दुखती नब्ज है कि वो सत्ता में नहीं आ पाए, तो हर छठे महीने एक षड्यंत्र चालू हो जाता है। अरे संगठन और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, अरे योगी आदित्यनाथ जी और उनके उप मुख्यमंत्रियों के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, अरे योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। आप हर छठे महीने आप ये देख लीजिए, 2017 से जो ये कार्यक्रम चालू हुआ है वो अब तक चालू। जहां तक मैं बात करती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कार्य कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। अगर मैं संगठन की बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश का संगठन मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा।
ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। संगठन अगर मजबूत है तभी आप सत्ता में आ सकते हैं, और अगर आप सत्ता में हैं तो उससे आपके संगठन को भी मजबूती मिलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बखूबी समझता है। हाँ, तो जब समझता ही है, अनिला सिंह जब समझता ही है, तो इसको केशव मौर्य बार बार क्यों इस तरीके से उठा रहे हैं कि जैसे संगठन अलग है और सरकार अलग है, और संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है। भाई ये बहुत सारी बातें अंडरस्टूड है, सब लोग समझते हैं कि संगठन और सरकार के बीच में किस तरह का तालमेल और कैसे काम होता है ना। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स की थोड़ी भी समझ रखते हैं उनको इस बात का अंदाजा है, लेकिन ये बार बार क्यों कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि संगठन बड़ा है, इस बात को याद रखना है। तो भाई कुछ तो चल रहा है ना वहां। देखिए, मैं बात अपनी पूरी करना चाह रही थी। भारतीय जनता पार्टी में और ऐसे राजनीतिक दल जहां पर एक परिवार का हुक्म चलता हो, वो ऐसे राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो, वो नहीं समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है वो नहीं समझ सकते। जी बयानबाजी कर रहे हैं, वो हम भूल गए दृश्य जब मंच पर किस प्रकार से उनके पिताजी जब नहीं रहे थे, अपने चाचा का अपमान कैसे किया था, हाथ पैर घुसे, गाली गलौज मंच पर चलते हुए, क्या हम लोगों ने नहीं देखा है? और जहां तक आप केशव प्रसाद जी मौर्य के बयान के बारे में आप कह रहे हैं, मैं ये कहूंगी कि भाई एक चीज बताइए, ठीक है, लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी हमें अपेक्षा थी। तो जो एक एक कार्यकर्ता है जो हमारे संगठन से जुड़ा हुआ है, उसको एनर्जाइज करने की आवश्यकता है कि नहीं है? ये 2024 का चुनाव कोई फुल स्टॉप तो है नहीं, ठीक कॉमा हो सकता है। तो मतलब ये ऐसे आप ये कह रही हैं कि जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो बेसिकली अपने संगठन को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद सरकार में हैं और संगठन को एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बात है, और उसको इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे संगठन और सरकार अलग अलग चीज है। मैं इस सवाल पे फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन जरा एक बार मैं राजकुमार भाटी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बीजेपी में फूट की अभी मतलब एक आहट भर से आप लोगों की बातें खिलाई है, मौका टाइप का मामला हो गया है समाजवादी पार्टी के लिए। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई इनके यहां तो कुर्सी को लेकर मारामारी मची हुई है, तो आपकी अब ये उम्मीदें दिख रही है कि मतलब अगर इनके बीच अगर कुछ फूट दिख गई तो आपके लिए आपको उम्मीद दिखाई दे रही है उसकी? नहीं, किसी के घर की कलह से और किसी के घर की फूट से हम कभी खुश नहीं होते हैं, ना हमारी बातें खिलती हैं। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं उन पर टिप्पणी तो की जाएगी, उन पर तो राजनीतिक नजर तो दृष्टि तो रखी जाएगी। अब जो अनिला सिंह जी कह रही हैं, देखिए हम तो दर्शक हैं, हम तो देख रहे हैं, तटस्थ होकर देख रहे हैं। जो परिणाम होना होगा वो आपको भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा। लेकिन अनिला जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहाने से आपके ऊपर निशाना साध रही हैं, मीडिया के ऊपर। ये तो अभी आपने, आपकी रिपोर्ट में ही दिखाया गया, आपने ही कहा है केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य को मीटिंग तक में नहीं बुलाया योगी आदित्यनाथ जी ने। जो केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले कह रहे थे संगठन सर्वोपरि होता है, उस संगठन के किसी आदमी की जिम्मेदारी नहीं लगाएगी उपचुनाव के लिए। तो योगी जी ने तो सिद्ध कर दिया कि सरकार सर्वोपरि होती है, जब 30 मंत्रियों की जिम्मेदारी उन्होंने 10 विधानसभा चुनावों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए लगाई है, और उन्हें किसी संगठन के आदमी की जरूरत नहीं महसूस की उन्होंने, तो उन्होंने तो बिना बोले, बिना कोई वक्तव्य दिए सिद्ध कर दिया कि तुम बोलते रहो कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सरकार बड़ी होती है और सरकार हम चला रहे हैं। अब जो अनिला जी कह रही थी कि एनर्जाइज कर रहे हैं, तो ये जो मोती सिंह कह रहे थे कि मैंने अपने 45 साल के जीवन में इतना भ्रष्टाचार थाने तहसील में नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में देखा है। वो एनर्जाइज कर रहे थे पार्टी को। जो इनके सहयोगी संजय निषाद कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, फर्जी मुठभेड़ करोगे, तो वोट कहां से मिलेंगे? तो ये क्या पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? जो इनके एक विधायक कह रहे हैं, रमेश मिश्रा जी, कि अगर यही हाल रहे तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। और इनके अनेक बयान, इनके कई तो जो समीक्षाएं हुई हैं, जो इनके प्रत्याशी हारे हैं, वो खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं कि गद्दारों की वजह से और जयचंदों की वजह से हम हारे हैं। तो कितने गद्दार और कितने जयचंद पार्टी में भरे हुए हैं। सच्चाई यह है कि ये पार्टी, जो पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहती थी, ये पार्टी विद डिफरेंसेज हो गई है। इस पार्टी में सबके बीच में डिफरेंस है। अमित शाह जी और योगी जी के बीच में डिफरेंस है, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में डिफरेंस। राजकुमार भाटी, सामाजिक डिफरेंस भी है, अलग अलग लॉबी बनी हुई है, उस पार्टी से आप खुद उस पार्टी को की नुमाइंदगी कर रहे हैं आज,
जिस पार्टी में एक वक्त था कि जब आपकी सरकार थी तो लोग कहते थे कि 4.5 सीएम हैं और फिर बाद में वो 5 सीएम में तब्दील हो गए थे। तो भाई जिसमें पता नहीं लगता था कि सरकार कौन चला रहा है और किसके हाथ में असली ताकत है, भाई इस तरह की सिचुएशन आपकी पार्टी में भी रही है ना। तो प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा का मैं रुख करूंगा। हमारी पार्टी में रही होगी, हाँ। जब हमारी पार्टी में रही होगी तो बीजेपी ने हमारी खूब आलोचना की होगी, मीडिया ने भी की होगी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो दिक्कत है, आलोचना उसकी होनी चाहिए। अगर ये कह के आपको संतुष्टि मिलती है कि इतिहास में तो कभी इनमें भी रही थी, तो हमें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे खुशी मिलती हो और अनिल जी को खुशी मिलती हो, अगर हमारे पुराने विवाद याद करके आपको खुशी मिलती है तो उन्हें याद कर लीजिए। लेकिन वर्तमान में तो नहीं वो संदर्भ नहीं, मतलब ये जरूरी होता है ना कि पॉलिटिक्स में जो ना वो संदर्भों को जोड़ते चलना चाहिए ताकि जनता को पता रहे कि जब कलह और सियासी फूट की बात की जाती है तो जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनका भी अपना एक इतिहास रहा है। प्रोफेसर ब्रजेश मिश्रा, ये उठा रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। हाँ, मैं आऊंगा, राजकुमार भाटिया आपके पास आऊंगा। ब्रजेश मिश्रा, ये जो संगठन बनाम जो सरकार वाला मामला चल पड़ा है अचानक से, आप इसको कैसे देखते हैं? एक मतलब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप ये कोई वाकई कोई लड़ाई है या चूंकि एक चुनाव में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो एक चर्निंग चलती है और चलनी भी चाहिए, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया के तौर पे देखते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पे, या जैसा कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि फूट जैसी स्थिति है वैसा देखते हैं आप? देखिए, जो भी सत्ताधारी दल रहे हैं, वो चाहे संघ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के राज्य में या किसी अन्य राज्य में रहे हों, अगर मनोवांछित परिणाम नहीं आते हैं तो उसकी समीक्षा सभी राजनीतिक दल करते हैं। ये राजनीतिक परंपरा है देश की, और क्यों ना करें। जो लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर उनको उतनी वांछित सीटें नहीं मिली हैं तो वो समीक्षा करते हैं। ये एक रूटीन एक्सरसाइज होती है। और ये जो संगठन और सरकार के बीच के समन्वयन वाली बात है, तो जब कोई बड़ा संगठन होता है, कोई ज्यादा बहुमत की सरकार होती है, तो वहां पर समय समय पर समन्वयन की आवश्यकता पड़ती है और परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। तो आप पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब आप रिप्रेजेंट करने चलेंगे तो आपके संगठन में परिवर्तन होंगे, आपके राजनीतिज्ञों के चेहरों में परिवर्तन होंगे, पदाधिकारियों में परिवर्तन होंगे। और जो राजनीतिक दल इस समय आलोचना कर रहे हैं, उनका खुद का भी समीक्षा का इतिहास रहा है। बड़ी बड़ी हार के बाद भी समीक्षाएं हुई हैं, और मैं समझता हूं कि समीक्षा करके जनता के अनुकूल चलना, जनोपयोगी सरकार चलना और लोकतंत्र का रिप्रेजेंटेटिव, अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव तरीके से काम करना, ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता